हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस टॉमिक की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 5th पार्ट है। योन बाई मॉर्निंग में अपने फेवरेट 90s के बैंड शिन हुआ वाली अलार्म क्लॉक से उठती है, सीधा किचन में जाती है। कैंग हायक इसे ढूंढता हुआ इससे दूसरे टॉवल के बारे में पूछता वहाँ आ जाता है, जिसने सिर्फ एक टॉवल के सिवा और कुछ नहीं पहन रखा था। वो अभी अभी शावर लेकर निकला था। योन बाई इसकी आवाज सुनकर शॉक्ड रह जाती है और अपने मुंह में लिया हुआ पानी उसके ऊपर थूक देती है। अबे तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? तो आगे से उसे बोलता है, किसकी बात कर रही हो? हम पिछली 4 रातों से इकट्ठे हैं आखिर। वो सुनकर जस्ट लाइक है, क्या बोला 4 रातें? वो इससे इस सब की एक्सप्लेनेशन मांगती है कि 4 रातों का क्या मतलब है। वो आगे से लड़कियों की तरह शर्माते हुए हंसता है कि हमारी पहली रात के बारे में सुबह ही सुबह बात करना। ओह, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। वो पहली रात का सुनकर फिर शॉक्ड रह जाती है कि सचमुच में इनके बीच कुछ हो चुका है। क्या इसके पुलों के नीचे से पानी गुजर गया और इसे खबर भी न हुई? I'm just kidding। फिर थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद वो इसे पहचान गई थी कि ये तो वही स्कूल में उस दिन इसे वहाँ पर दिखा था ना, जिसे वो एक स्टॉकर समझ रही थी, जो उसके अकेले होने का पता चलने पर उसके पीछे पड़ गया हो। कैंग हायोक उसे बता रहा था कि पहली रात इन दोनों ने इस दिन साथ बिताई थी, जब वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक थे और किसी कपल की तरह हाथों में हाथ डालकर घर वापस आए थे। दोनों ने साथ में ढेर सारे लव शॉट्स भी लिए थे। इसको इस सब के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस देखकर बताने लगता है कि हम मैरिड कपल कैसे बने, और फिर अपने टॉवल से आती स्मेल को लेकर इसमें खो जाता है कि इतनी अच्छी स्मेल किसकी है। और फिर इसे याद आता है कि ये तो खुद उसकी अपनी स्मेल है, तो बोलता है आई लव माई स्मेल, आई लव माई स्मेल। और फिर वही फ्लोर पर टुन होकर लेट जाता है और थोड़ी देर तक फर्श पर घूमता रहता है। और ये सीन एकदम मस्त से भी ऊपर लगा है मुझे। तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा है या कौन सा पार्ट वैसे ज्यादा पसंद आया है। योन भाई को फिर उससे पता चलता है कि उसके डैड अपनी शॉप कैंग हायोक को दे गए हैं। वो इनके फ्रेंड का बेटा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सगे डैड ने उसके साथ ये किया है, अपनी बेटी के बजाय अपने फ्रेंड के बेटे को वारिस बनाया है। फिर इसे वसीयत में लास्ट पर मजीद लिखा दिखता है कि उसके डैड ने कैंग हायोक के लिए लिखा था कि मेरी बेटी भी उसके हवाले है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए हैप्पी हैप्पी साथ रहना। वो बोल रही थी ये सब क्या है, उसे लग रहा था कि वो उसे झूठ बोल रहा है, ये झूठ मूठ की वसीयत है। वो उसके पास आकर इसे बोलता है, अब हम बड़े हो चुके हैं, तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं बन जाती हो? योन भाई को तभी फर्श पर गिरा हुआ अनियन दिखता है, जिस पर वो उसे वहाँ जीसू के आने का बताता है। और फ्लैशबैक में दोनों की आगे की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जब कैंग हायोक ने उसे गलत नाम पार्क जीसू बुलाया था, जिसे सुनकर उसे गुस्से में अनियन को नीचे ग्राउंड पर पटक दिया था कि अबे मेरा नाम चा जीसू है। कैंग हायोक को समझ नहीं आता पार्क जीसू और किम जीसू के बोलने से क्या हो जाता है। जीसू से गुस्से से बताता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पार्क और किम जीसू नाम नहीं है, पर चा जीसू एक प्रॉपर नाउन है। इसे कोरिया के फेमस सिटीज और प्लेसेस के नाम लेकर समझाता है, जैसे इनको बदला या गलत नहीं बोला जा सकता है, वैसे ही मेरा नाम भी एक प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल चासंग ब्रांड की तरह, तो हमेशा मेरे नाम से पहले चा लगाना जरूरी है। कैंग हायक भी सुनकर उसे बोलता है, अबे इतना अनपढ़ तो मैं भी नहीं हूँ भाई, लगता है तूने ग्रामर अच्छे से नहीं सीखी है। सभी नाम ही प्रॉपर नाउन होते हैं। जिस पर जीसू के ऊपर वाली बत्ती फौरन से गुल हो जाती है। वो उसे आगे से बोलता है, मुझे तो लगता है चा कोई ब्रांड नहीं बल्कि फेक चीज है। थोड़ी देर बाद जीसू के दोबारा सिग्नल वापस आने पर वो इसे फिर समझाता है, मेरा नाम डोगडो की तरह है, जिसके किसी भी लेटर को मिस करने या भूल जाने पर आपको हमेशा के लिए कोरिया से दरबदर यानी कि निकाल दिया जाता है। जीसू ने थोड़ी देर पहले जो इसके हाथ से दूसरा अनियन लिया था, जाती हुई उसकी तरफ फेंक कर बाहर निकल जाता है। जीसू के स्विमिंग करते हुए कैंग हायोक के इसे पार्क जीसू और किम जीसू बोलने वाली बात कानों में मुसलसल गूंज रही थी। फिर उसकी आंख योन बाई के उसे चीख कर बोले गए चा जीसू पर खुलती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्विमिंग कर रहा था और वो सोचे में इतना खोया हुआ था कि अपनी लाइन को छोड़कर अपने फ्रेंड की लाइन में घुस गया था। वो बेचारा सिर्फ मुंह बनाता रह जाता है, क्योंकि ऐसे वो लोग कुछ बोल तो सकते नहीं थे। वो इनकी गेम की बैंड बजाने के बाद दोबारा से पानी में अपना सर घुसा लेता है और दोबारा से इसे योन बाई के साथ अपना एक एक मूवमेंट याद आने लगता है। और स्पेशली जब उसने इसे वॉलीबॉल की बॉल हिट की थी, वो उसे पानी में किसी मरमेड की तरह दिख रही थी। इसकी सांसें अचानक रुकने लगती हैं। सब याद करके वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प के लिए बुलाता है
पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब लोग गप्पों में मस्त थे। फिर अचानक इनके इस पर नजर पड़ते ही वो भागकर जाकर इसे बाहर निकाल लाते हैं। वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसे सफोकेशन हो रही थी, जैसे कोई चीज उसके गले के गिद्ध चिमट गई हो। हायन वो को अपने गले से कुछ हटाने को बोलता है, जैसे कुछ उसके गले में फंस गया है, पर वो उसे बताता है यहाँ कुछ नहीं है। वो फिर इनसे पूछता है पर मुझे कुछ फील हो रहा है, और अगर कुछ नहीं है तो मुझे घुटन क्यों हो रही है। वो जो इयोन भाई को एक मरमेड की तरह से इमेजिन कर रहा था, इनको बोलता है जरूर इस औरत के बाजू ही मेरे गर्दन के गिर्द चिमटे हुए हैं। इसके फ्रेंड्स हैरान थे, उनको लग रहा था इयोन भाई के इसे सर पर हिट करने के बाद से लगता है इसका दिमाग खिसक गया है। वो जाते हुए इस स्ट्रेचर से उठकर सुनकर इनको बोलता है हाँ हाँ तुम लोग बोल सकते हो ना, उसने अभी तुम लोगों को हिट नहीं किया है, अगर कर देती ना तो मैं भी तुम लोगों से फिर पूछता। इयोन भाई हैरान थी कि जीसू सिर्फ यहाँ उसे कीज वापस करने आया था, मगर क्यों, आखिर क्यों। यांग हायोक बोलता है जब किसी को कुछ खोया हुआ मिलता है तो एक अच्छे शहरी की ड्यूटी यही होती है कि वो इस चीज को उसके ऑनर को लौटा देता है। पर इयोन भाई इसकी बात को रद्द कर देती है कि जीसू और ड्यूटी को पूरी करने वाला ये नहीं हो सकता है, इससे किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं की जा सकती है। वो उसे पंक बोल रही थी। वो अपने डैड की वसीयत को किसी लॉयर को दिखाना चाहती थी कि कहीं यांग हायोक ने खुद ही तो नहीं लिख दी है। वो उसे उसके लौटने तक यहीं पर रहने का बोलकर जाने लगती है। वो इसका हाथ पकड़कर इसके हाथ में स्कूल का बैज पकड़ाता है जो कि उसे सफाई करते हुए फर्श पर मिला था। इसे देखकर बोलता है वैसे मुझे लगता है दोबारा जॉब पर जाने से ज्यादा बेहतर है तुम मेरी वाइफ बन जाओ, इसमें ज्यादा मजा आएगा। जिसको सुनकर वो इससे जाते हुए आखिरी बार पूछती है इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ है ना, जैसा कि वो बोल रहा था। तो वो तो इतना ज्यादा लेजी होता है कि यहाँ से जरा सा भी हिलना जुलना इस बेचारे को मुश्किल लगता है। तो इसको बताता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा लेजी तरीन पर्सन है, उसे तो अपने कपड़े उतारते हुए भी पहले 100 बार सोचना पड़ता है और इसकी हवा वहीं पर निकल जाती है, पर किसी लड़की का ड्रेस ये वो नहीं कर सकता है। इयोन भाई उसको बात कंप्लीट नहीं करने देती और सुनकर उसे चुप करवाने लगती है कि ठीक है वो समझ गई है, वो इससे सिर्फ मजाक कर रहा था, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। पर वो इसको जाते हुए बोलता है मगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसके लिए मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लूंगा। तुम्हारा मेरा मामला बिल्कुल अलग है। वो कुछ मिली जुली फीलिंग्स के साथ उसकी तरफ देखती है। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डोंगजो और कोच के पास लेकर जाती है। डोंगजो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने बॉयफ्रेंड को दिखाया था जो कि कोरिया की नंबर 1 लॉ फर्म में काम करता है। उसके मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट 100% रियल है। योन भाई के पास अब इस बात को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, और ये भी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगी तो उसके हिस्से में उसके डैड का जो घर है उसे उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे। योन भाई के पास अब इस बात को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके डैड ने आखिर अपनी बेटी पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया और फ्रेंड के बेटे को पूरी शॉप दे दी है। इस बेचारी को पता चलता है कि अब तो वो डोंगजो के साथ भी नहीं रह सकती है क्योंकि बहुत जल्द वो शादी करने वाली है। कोच और वो दोनों इसको कंग्रेचुलेट करते हैं। गोकी इयोन भाई सैड थी। वो दोनों इसकी शादी की न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए कोरिया के कल्चर के मुताबिक उसे नॉरबैंग में लेकर जाते हैं जहाँ डोंगजो के लिए सॉन्ग सिंग करते हैं। फिर इयोन भाई टॉयलेट में बैठकर सोच रही होती है कि उसकी जिंदगी की सारी मुसीबतें सिर्फ और सिर्फ जीसू की वजह से हैं, और इमेजिन में दोबारा से टीचर बनते हुए सीधा स्कूल में जाकर जीसू को पकड़कर उसके बट पर उसको जोर जोर से डंडे से मारने लगती है, जैसे उससे बदला ले रही हो कि उसने उसकी सारी लाइफ की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। इधर जीसू को भी कुछ ऐसा ही खतरनाक खौफनाक सा सपना दिखता है। उसकी आंख खुल जाती है जैसे सचमुच में इयोन भाई ने इसका बाजू मरोड़ रखा था। वो पसीने से शराबूत था और बोलता है थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। फिर वो इस सब से पीछा छुड़वाने के लिए सोचने लगता है। वो इयोन भाई से मिलने जाने के लिए बाहर निकलता है, पर इसके डैड इसको आराम करने को बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है उसे ज़हनी स्ट्रेस है। जीसू डैड को समझाता है ये मामला अलग है, इससे डॉक्टर ना तो समझ सकता है और न ही ठीक कर सकता है, और अपने हार्ट पर हाथ रखकर समझाना चाहता है कि ये सीधा यहाँ का प्रॉब्लम है, इधर तकलीफ होती है मुझे, मैं खुद ही जाकर इसे ठीक करूंगा। पर उसके डैड समझ नहीं पाते हैं। अपने आदमियों को ऑर्डर करते हैं जीसू को अंदर ले जाने के लिए। वो चीखता चिल्लाता है पर वो लोग इसे अंदर बंद कर देते हैं कि जब तक इसके डैड के ऑर्डर नहीं करते हैं वो बाहर नहीं निकल सकता था। यांग हायोक इयोन भाई के लिए मॉर्निंग में स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट बनाकर उसके आधे गुस्से को कम करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो इससे इस घर और शॉप के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। वो इसे इस समय सिर्फ और सिर्फ खाना खाने पर फोकस करने को बोलता है कि बाद में बात करेंगे। खाना फिनिश
करने के बाद वो इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। वो आगे से मजाक में बोलता है, शादी के बिना सुहाग रात के बारे में बात कर रही हो क्या। उसे पता था कि वो मजाक कर रहा है। फिर वो इसे बताती है कि ये शॉप वो कैंग हायक को आसानी से दे सकती है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके डैड का घर सिर्फ और सिर्फ इसका होगा। कैंग हायक चाहे तो शॉप पर सोए रहे, जो करना चाहे कर सकता है, इवन कि वो इसे बेच भी सकता है। पर वो बोलती है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं रखता है, न ही ये शॉप उसके डैड ने इसलिए तो इसको दी नहीं, क्योंकि इन्हें पता था मुझे शॉप से नफरत है और मैं इसे फौरन बेच दूंगी, तो इन्होंने इसे तुम्हें दे दिया। वो आगे से मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें घर मुबारक हो, फिर मैं भी इस शॉप को बेच दूंगा जब ये तुम्हारे लिए कोई मैंने ही नहीं रखती है। जीसू अंदर बंद होने की वजह से यून सुई की कॉल को पिक नहीं करता। क्या वो उसे क्या बताएगा कि उसके डैड ने उसे कैद कर रखा है। तो यून सुई फौरन से बाबुल के पास जाती है। बाबुल के हाथों में हाथ डालकर उसे अपने साथ खाने पर चलने को बोलती है। वो बेचारा भी हैप्पी हो जाता है कि जैसे वो उसकी तरफ वापस आ गई हो। वो इसे योन बाई की शॉप पर लेकर जाता है जो कि बंद पड़ी थी। यून सुई बोलती है वो रामेन वैसे भी नहीं खाती है, वो सिर्फ इसके साथ समय बिताना चाहती थी और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। वो उसके किस करके जाते हुए उसके पीछे से नाचने लगता है। बहुत ज्यादा हैप्पी था, जैसे आज उसने ओलंपिक की कोई गेम विन कर ली हो या कम से कम हाफ दुनिया फतह कर ली हो। योन बाई उसको नाचते देखकर पीछे से आकर उसे ठोकती है तो वो होश में आता है। फिर वो उसके साथ अंदर जाता है। वो एक बैग पैक कर रही थी। योन बाई इसे समझाती है कि योन सुई ये सब ड्रामे कर रही है, वो उसे लाइक नहीं करती है, जिस खेल खेल रही है, चीट कर रही है, पर वो इतना हैप्पी था। इसे बोलता है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, वो जो भी करती है करती रहे, चाहे मेरे साथ खेल खेल रही हो। वो बेचारा अभी हवाओं में जोड़ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे फिर योन बाई की पुरानी वॉलीबॉल की टी शर्ट मिलती है। उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ बनी ही वॉलीबॉल के लिए थी, मगर जब उसने अचानक दूसरे आम लोगों की तरह टीचर बनने का डिसाइड किया था तब वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। उसे उसका ये वाला डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो उसे बोलती है इसे क्यों लगता है कि मैं आम लोगों की तरह नहीं रह सकती हूँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। बट बाबूल से बोलता है तुम आम नहीं हो, तुम यंग योन बाई हो, तो तुम्हें बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, तुम्हें पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे ना भी हो तो अपने सेल्फ एस्टीम और प्राइड को ऊंचा रखना चाहिए, हमेशा पहले की तरह एंग्री बर्ड होना चाहिए, दूसरों की मिन्नतें करना और सॉफ्ट रवैया तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता है। वो चुपचाप उसे सुने जा रही थी क्योंकि वो सच ही तो बोल रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले वाली सॉफ्ट सी योन बाई वो असल में नहीं थी। फिर वो उसे बताता है कि स्कूल टीचर के ड्रेस के बजाय इस वॉलीबॉल की टी शर्ट में वो 1000 गुना कूल दिखती थी। वो उसे बोलता है जैसे यून सुई को मैं लव करता हूँ वैसे ही तुम मेरी हीरो हो जिसे मैं पूजता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हो, बल्कि तुम्हारी हर चीज जीसू चासिंग ग्रुप के चौकीदार के क्लीनिंग करने वाले की तरह ड्रेसिंग करके बॉडी गार्ड्स की नजरों से बचता बचाता बाहर की तरफ निकल रहा था। उसकी एक सर्वेंट ने उसके ये सब कुछ करने में हेल्प की थी। बाहर आकर वो अपना ड्रेस चेंज करता है, रिवार्ड के तौर पर अपने उस सर्वेंट की तारीफ करता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तभी वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके योन बाई के बारे में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो इससे बताता है कि योन बाई इस वक्त उसके स्कूल में है। जिसे सुनकर कॉल कट करके वो फौरन से उसकी तरफ दौड़ता है। योन बाई कोच के साथ स्कूल के जिम में वॉलीबॉल खेलने के लिए जाती है। कोच उसे जिम की कीज दे देता है कि वो जब तक जितना चाहे जी भर के प्रैक्टिस कर सकती है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा उसके पास आए, वो सबको देख लेगा। जीसू उसी वक्त स्कूल में पहुंच जाता है और बोलता है अच्छा तो वो दोबारा से स्कूल में है और जिम की तरफ जाता है। वो उसे आवाजें लगाता हुआ अंदर की तरफ आता है, पर आगे से वो इसे पूरे ट्रैक सूट में मस्त होकर वॉलीबॉल खेलते दिखती है। वो वहीं पर रुक जाता है। फिर वो जितनी भी देर तक खेलती रहती है वो चुपके से बैठकर उसे गौर गौर से सर से लेकर पांव तक तके जा रहा होता है। योन बाई को खेलते हुए अपने सुनहरी दिन याद आने लगते हैं जब वो वॉलीबॉल की सुपरस्टार हुआ करती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो डोंगजो के साथ अपने हाई स्कूल में एक स्टार प्लेयर की तरह थी। नेशनल हाई स्कूल की तरफ से इनका मैच खेला जा रहा था। वो जीतने के करीब थी पर वो जानबूझकर स्कोर को मिस कर देती है। वो लोग जो उसके विन होने पर चीयर करने को रेडी थे सब देखकर हैरान हो जाते हैं उसने जानबूझकर गोल क्यों मिस किया है। पर इसका रीजन सिर्फ योन बाई को खुद ही पता था, क्योंकि वो अपने डैड से नाराज थी। उसके डैड सबसे अलग छुप छुप कर इसका मैच देखने आए हुए थे, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और योन बाई की उन पर नजर चली गई थी तो उसने स्कोर को मिस कर दिया था। अपने डैड से एक तरह का बदला लिया था। जीसू जो उसको गौर से
उसे देखे जा रहा था। उसकी सांसें रुकी जा रही थी उसके मूव्स को देखकर, और अचानक वो गेम को फिनिश करके उसे आवाज लगाकर बोलती है, चलो चा जीसू वापस चलते हैं। वो हैरान रह जाता है। उसे तो लग रहा था कि वो उसकी नजरों से छुपा बैठा है, उसे पता नहीं होगा। फिर वो उसके पीछे जाते हुए पूछता है उसे कब पता चला कि वो भी उसे देखे जा रहा है। वो इसे बताती है इसे शुरू से पता था, वो सारा समय वही था। फिर वो उसे बोलता है तुम जानती थी कि मैं वहाँ हूँ, तभी तुमने मेरे सामने अपने बालों को टाइट बांधे रखा। और उसको बोलता है ऊपर से पसीने में शराबूर तुम्हारी बॉडी मेरे सामने चमक चमक रही थी और तुम मेरे सामने हामती कामती मेरे मन में हलचल मचाए जा रही थी। क्या ये सब मुझे अट्रैक्ट करने के लिए कर रही थी? पर फिर उसे अपनी तरफ गुस्से से देखने पर चुप कर जाता है। क्या मैं कुछ गलत बोल गया हूँ? इससे पूछता है कि क्या वो समझी नहीं है कि वो उसे ढूंढता हुआ इसके पीछे क्यों आया है। वो इससे आगे से बोलती है जरूर मुझे कच्चा चुबाने के लिए ही आए होगे, आखिर मैं तुम्हारा शिकार जो हूँ, है ना? वो इससे बोलता है मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे अनएक्सप्लेन की जाने वाली डिजीज हो गई है जिसका इलाज न तो मॉडर्न साइंस के पास है और न ही डॉक्टर कुछ कर पा रहे हैं। पर असल बात ये थी कि इस बेचारे को योनबाई से लव हो गया था, मगर उसे अपने मन की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो इसे डिजीज का नाम दिए जा रहा था। वो सुनकर इससे बोलती है मैं किसी डॉक्टर को अच्छे से जानती हूँ, अगर चाहो तो उसके पास ले जा सकती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वैसे आगे से बोलता है तुम्हें सचमुच में ये सब कुछ मजाक लग रहा है, मगर सिर्फ मुझे पता है कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे हर समय ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारा बाजू मेरी गर्दन के गिर्द जकड़ा हुआ है, मुझसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, मैं रातों को सही से सो नहीं पाता हूँ। और इससे बोलता है कि इस सब से मैं पागल होता जा रहा हूँ, डॉक्टर और मेडिसिन भी मेरा इलाज करने से कासिर है। वो उसको गुस्सा करते देखकर उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके दिल पर अपना हाथ रखती है। उससे बोलती है मुझे पता नहीं था तुम मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ में हो। और इससे बोलती है मुझे सचमुच में टीचर बनने का कोई हक नहीं है। और उसके छूने से जीसू को कुछ कुछ होने लगा था जिसका उसे इंतजार था। ये वही चमत्कार है, उसे हार्ट में एकदम सुकून फील होता है जैसे सब ठीक हो गया है। फिर वो उसे तंग करने पर अपोलोजाइज करती है, कुछ निकाल कर उसके हाथ में थमाती है और उसे हैप्पी रहने को बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में है। और इसे बोलती है इसके बाद वो दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और वहाँ से चली जाती है। वो शॉक खड़ा रह जाता है, उसके हाथों में उसने अपना टीचिंग बैग दिया था। असल में योनबाई अपना पैक किया हुआ सारा सामान घर से बाहर निकालती है। फिर वो ट्रेन पर बनी हुई फार्मेसी में छुप छुप कर शर्माते हुए कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेने जाती है। ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठते हुए सबसे पहले देखती है कि कोई आसपास उसे देख तो नहीं रहा है और वो मेडिसिन खाती है। और तभी सामने किसी के बैठने का फील करते हुए जल्दी से उसे छुपा लेती है। सामने कैंग हायोक बैठा था, वो उससे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उससे बोलता है मुझे अपने बॉस को आखिरी बार सलाम ठोकना है। वो दोनों सेम जगह पर उनके डैड की कब्र पर जा रहे थे। फिर वो उससे बताता है कि वो उसके डैड से शॉप की केयर न करने पर माफी मांगेगा और ये भी कि उसने उसकी बेटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए साथ नहीं रह पाया है क्योंकि उसकी नकचड़ी बेटी शॉप को बेचने जो जा रही है। वो सीधा उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और बोलता है तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ सोचते हुए और उसे बोलता है सोचो के बॉस को भी कितनी तकलीफ होगी ये सब सुनकर कि उसकी बेटी को उसकी शॉप का जरा भी ख्याल नहीं है। वो उससे उसके जख्मी हाथ का पूछती है तो उसे बताता है कि जब उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ था वो उसके डैड के पास था। उसके डैड को उठाते हुए वो नीचे गिर गया, उसके हाथ पर चोट लग गई थी। वो पूछती है तुम्हारा मेरे डैड के साथ कैसा रिलेशन था। वो उसे बताता है कि उसके मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद से उसके डैड ने ही उसे संभाला था, उसे अपने बेटे की तरह अपने पास रखा था कि एक तरह से वो और उसके डैड फ्रेंड थे। तभी योनबाई को बावूल और अपने डैड की बातें याद आने पर वो फौरन से डिसाइड करके कैंग हायोक को बोलती है कि वो अपनी शॉप को नहीं बेचेगी, जिसको सुनकर वो भी हैप्पी होता है और उससे बोलता है चलो तो फिर साथ मिलकर रामेन बनाएंगे। और खुलकर मुस्कुराते हुए उसके सर को थपथपाता है। योनबाई उसके पास से हटकर ट्रेन के किसी कोने में छुपकर कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेने लगती है क्योंकि उसके पेट में दोबारा से दर्द होने लगा था। पर जैसे ही वो पैकेट को खोलती है जीसू इसी ट्रेन के किसी डब्बे से निकलकर भागता हुआ उसका नाम चीख
चीखता हुआ इसके पास आकर इस पैकेट को छीन लेता है। वो हैरान परेशान थी। फिर वो इसका सर अपने हाथों में लेकर इससे पूछता है, तुम पागल हो, क्या कर रही हो? और यहीं पर 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बडीज, अगर आप लोगों की इन एपिसोड्स तक मुझे सपोर्ट मिलती रही तो मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होकर जल्दी आप सभी के लिए इस ड्रामा को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ठोकते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द।